नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज, जिसके अंतर्गत हम परीक्षावाणी का 16वां संस्करण यहाँ पर पढ़ा रहे थे। देखिए फ्रेंड, इस किताब से संबंधित हमने दो सीरीज चलाई थी। एक सीरीज जिसमें हम सिंगल लाइनर क्वेश्चन करवा रहे थे, और दूसरी जो सीरीज है जिसमें हम टॉपिक वाइज परीक्षावाणी के जो अध्याय हैं उनको कवर कर रहे थे। देखिए फ्रेंड, आज की जो क्लास है हमारी जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन सीरीज है उसके अंतर्गत रहने वाली है, जिसमें हम उत्तराखंड में वन एवं वन्यजीव जो संक्षिप्त की है, यानी कि वन्यजीवों का इतिहास, वनों का इतिहास, और जो 18वीं रिपोर्ट आई है इसी के साथ जो बुग्याल है, इनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ पर हमने लास्ट जो क्वेश्चन पढ़ा था उत्तराखंड के गर्म कुंड, ठंडे कुंड, जो झील ताल हैं, गढ़वाल की झील है, कुमाऊं की झील है, इस प्रकार से जो टॉपिक था हमने पढ़ा था। और लास्ट क्वेश्चन था तप्त कुंड जो धारचूला में है, और मदन कुंड ये कहाँ पर स्थित है, तो पिथौरागढ़ में स्थित थे। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में वन एवं वन्यजीव संक्षिप्त की। देखिए फ्रेंड, भारत सरकार ने वर्ष 2024 में वनों से संबंधित जो 18वीं वन रिपोर्ट है वो जारी की थी, और आज ये क्लास इसी से संबंधित होने वाली है, क्योंकि अब तक हम 17वीं जो वन रिपोर्ट है उसके आधार पर पढ़ते हुए आ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे जो 18वीं वन रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो उत्तराखंड में वन है उनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज का फर्स्ट पॉइंट है 21 दिसंबर 2024 को जारी 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में केवल वन विभागाधीन वनाच्छादन है। यानी कि जो 21 दिसंबर 2024 को 18वीं वन रिपोर्ट देहरादून के अंदर भारत के वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी की है। ये भी आपको याद रखना है किसने जारी की है, भूपेंद्र यादव ने। और देहरादून में ये जारी की है 18वीं वन रिपोर्ट। तो कब की है, 21 दिसंबर। तो इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वन विभाग के अधीन कितने वन हैं, तो 45.44% वन है, यानी कि 24,303.83 वर्ग किलोमीटर जो वनों का एरिया है वो वन विभाग के अधीन है। ये आपको याद रखना है, 45.44। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो ये आंकड़े दिए गए हैं 24,303, इस टाइप से जो भी आंकड़े दिए गए हैं ये याद हो ना हो, आपको ये याद जरूर रखना है कितना परसेंट वन किस विभाग के अधीन है। सबसे पहले तो वन विभाग के अधीन कितना है, 45.44% वन है। उसके बाद है 17वीं एवं 18वीं वन रिपोर्ट के बीच वन विभागाधीन जो वन क्षेत्र है इसमें कितनी कमी हुई। यानी कि जो 17वीं वन रिपोर्ट जारी हुई थी वर्ष 2021 में, उसके बाद 18वीं वन रिपोर्ट जारी हुई है वर्ष 2024 में। अगर इनको कंपेयर किया जाए तो वन विभाग के अधीन जो वन क्षेत्र है उसमें कमी हुई है, तो कितनी हुई है, 1.30 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। नेक्स्ट है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो राज्य के 7 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वो 7 जिले कौन कौन से हैं जिसमें वृद्धि हुई है, पहला बागेश्वर, देहरादून है, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग। तो ये 7 जिले ऐसे हैं जहां पर 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उसमें वनों में वृद्धि हुई है। अगर यही बात हम करें कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कितने जिलों में वन क्षेत्र में कमी आई है, तो वो 6 जिलों में आई है। टोटल 13 जिले हैं, 7 में बढ़त हुई है, 6 में कमी हुई है। और जो कमी हुई है वो किस किस में हुई है, तो चमोली है, चंपावत, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और उत्तरकाशी, इनमें कमी देखने को मिली है, जबकि 7 जनपदों में वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक व सबसे कम वन आवरण वृद्धि वाले जिले क्रमशः हैं। यानी कि किन जिलों की वनों में वृद्धि हुई है। वृद्धि अगर देखें तो सबसे ज़्यादा टिहरी में हुई है जहाँ पर 4.35% वृद्धि हुई है, और सबसे कम जो वृद्धि हुई है वो बागेश्वर जनपद में हुई है, 0.04%। तो याद रखना है आपको, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनों में वृद्धि हुई है टिहरी में 4.35%, और सबसे कम वृद्धि हुई है बागेश्वर में जहाँ पर 0.04% वृद्धि आंकी गई है। नेक्स्ट है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम ह्रास वाले जिले, यानी कि जहां पर सबसे ज़्यादा वनों का नुकसान हुआ है और जहां पर सबसे कम वनों का नुकसान हुआ है वो बताना है। तो सबसे ज़्यादा ह्रास वनों का यानी कि नुकसान हुआ है नैनीताल में 4.19%, और सबसे कम जो ह्रास देखने को मिला है वो उत्तरकाशी में देखने को मिला है 0.16%।
नेक्स्ट है वन विभाग के अधीन वनों की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 4 जिले घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले वो जनपद आएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है, उसके बाद घटते क्रम में इसको लगाते हुए चलेंगे। तो सबसे ज़्यादा वन देखे गए हैं वो पौड़ी में है, उसके बाद वनों की बात करें तो उत्तरकाशी में है, उसके बाद तीसरे नंबर पर नैनीताल है और चौथा है चमोली। तो ये चारों आपको घटते क्रम में याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा पौड़ी में है, उसके बाद उत्तरकाशी, फिर नैनीताल और चमोली। नेक्स्ट पॉइंट है वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, यानी कि वन विभाग के अधीन जितने भी वन हैं उन वनों की दृष्टि से सबसे कम वन वाले जो 4 जिले हैं उनको बढ़ते क्रम में लगाना है। यानी कि सबसे पहले वो आएगा जहाँ पर सबसे कम वन है। तो सबसे कम जो वन है वन विभाग के अधीन वो उधम सिंह नगर में है, उसके बाद हरिद्वार में है, उसके बाद रुद्रप्रयाग में है, फिर चंपावत में हो जाएगा। तो बढ़ते क्रम में उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चंपावत, जबकि घटते क्रम में पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल और चमोली है। नेक्स्ट पॉइंट है वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में। अब तक तो हमने सिंपल क्षेत्रफल में बात की है, अब प्रतिशत में बात करेंगे कि प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है वन विभाग के अधीन। तो वो चंपावत में है, उसके बाद नैनीताल में है, उसके बाद पौड़ी है, उसके बाद टिहरी है। चंपावत में कितने हैं तो 69.06%, नैनीताल में है 67.43%, पौड़ी में 63.07% और टिहरी में 61.03%। तो ये घटते क्रम में भी आपको प्रतिशत में याद रखना है। नेक्स्ट है वन विभाग के अधीन वनों की दृष्टि से सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले। अब परसेंट में सबसे कम हमको बताना है, तो परसेंट में भी और क्षेत्रफल में भी सबसे कम उधम सिंह नगर में है जहाँ पर 19.44% वन है। उसके बाद हरिद्वार आता है जहाँ पर 23.93% वन है। उसके बाद पिथौरागढ़ है 30.15% वन, और अंत में चमोली है 32.85% वन है। ये भी आपको याद रखना है, ये बढ़ते क्रम में है जबकि ये घटते क्रम में है, और ये प्रतिशत में है। इससे पहले हमने क्षेत्रफल में पढ़ा है। नेक्स्ट है प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा घोषित कुल अभिलिखित या रिकॉर्डेड वन कितने हैं। तो रिकॉर्डेड वन की क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 37,999.60 वर्ग किलोमीटर जो राज्य सरकार ने वन घोषित किए हैं तो वो रिकॉर्डेड वन है, लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर। देखिए फ्रेंड, अभिलिखित या रिकॉर्डेड वन क्या होते हैं? ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वनों के साथ साथ बंजर भूमि जो सरकार के अधीन हो उस भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया गया हो तो वही क्या है, रिकॉर्डेड वन है। यानी कि उसमें वन तो गिने ही जाएंगे और जो वन भूमि है वो भी गिनी जाएगी। तो ऐसा कितना एरिया है तो 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है। नेक्स्ट है राज्य के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो परसेंट में देखें तो राज्य का जितना भी क्षेत्रफल है यानी कि 53,483 वर्ग किलोमीटर राज्य का क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल का 71.05% वन अभिलिखित वन है यानी कि रिकॉर्डेड वन है जो राज्य सरकार ने घोषित किए हैं, यानी कि 38,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में से 25,863.18 वर्ग किलोमीटर वन विभाग के अधीन, 4,768.704 वर्ग किलोमीटर राजस्व विभाग के अधीन, और वहीं 7,168.502 वर्ग किलोमीटर वन पंचायतों के अधीन, नगर पालिका या कैंटोनमेंट के अधीन है। देखिए फ्रेंड, जो ये वाला क्वेश्चन अभी किया है या अभी पढ़ा है इसको आपने परसेंट में याद रखना है। परसेंट में कैसे कि राज्य के कुल अभिलिखित वन में से जो 68.06% वन है वो वन विभाग के अधीन है, जबकि बाकी 12.54% राजस्व विभाग के अधीन है और 18.86% वन पंचायत के अधीन है और शेष अन्य संस्था के अधीन है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि वन विभाग के अधीन टोटल कितने वन है तो 68.06%, राजस्व विभाग के अधीन कितने वन है तो 12.54%, और पंचायतों के अधीन कितने वन है तो वन पंचायतों में 18.86% वन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्तमान में प्रदेश में कुल वन पंचायतें हैं, तो वन पंचायतें कितनी हैं तो 12,167 हैं। तो ये टोटल वन पंचायतें हो जाएगा। वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करें तो 50% है, पंचायत और वन पंचायत दोनों में। 2008 में ये प्रावधान किया गया था मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी जी द्वारा। नेक्स्ट है राज्य में वन पंचायतों का प्रचलन
ब्रिटिश काल से है। वन पंचायतें वनों के प्रबंधन तथा वन उत्पादों के उपयोग संबंधी बातों पर स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं। नए कानूनों के अनुसार वन पंचायत के 9 सदस्यों में से 4 सदस्य होंगी। तो जो नया वन कानून है उसके अकॉर्डिंग वन पंचायतों में टोटल 9 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 सदस्य महिलाएं होनी आवश्यक हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, वन पंचायतों के 9 सदस्यों में से कितनी सदस्य महिलाएं होती हैं, तो 4 सदस्य महिलाएं होनी आवश्यक हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2007 उत्तराखंड वन पंचायत निर्देशिका के अनुसार राज्य के 11 जिलों में कुल वन पंचायतें कितनी हैं, तो 12,089 वन पंचायतें 2007 के अकॉर्डिंग थी, और अब कितनी है, तो 12,167 है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड वन सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन, अभिलिखित जैसे कि मैंने बताया रिकॉर्डेड वन जो होते हैं, ऐसे वन जहाँ वन तो है ही, उनके साथ साथ जो बंजर भूमि है उसको भी वन भूमि घोषित किया गया है। तो अभिलिखित वन क्षेत्रफल में से 18.99% उत्तरकाशी में, 14.21% पिथौरागढ़, 13.32% चमोली, 10.13% पौड़ी, 8.46% टिहरी, 7.85% नैनीताल में है, 6.22% अल्मोड़ा में है, 5.31% देहरादून, 4.75% रुद्रप्रयाग, 3.48% चंपावत, 2.89% बागेश्वर और 2.46% उधम सिंह नगर में स्थित हैं। जबकि हरिद्वार में कितने हैं, तो 1.90% है। तो आपको इस हिसाब से ये क्वेश्चन याद रखना है। उत्तराखंड वन सांख्यिकी डायरी 2017-18 के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्रफल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो हरिद्वार हो जाएगा 1.9%। जबकि सबसे अधिक कौन सा है, तो वो हो जाएगा उत्तरकाशी, जहाँ पर है 18.99% वन है। किसके अकॉर्डिंग है ये, तो उत्तराखंड वन सांख्यिकी 2018-19 के अकॉर्डिंग। और कौन से वन है, तो अभिलिखित या रिकॉर्डेड वन है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पर एग्जामिनर फंसाता है। और इसी टाइप से आप क्वेश्चन बन भी रहे हैं। जिन्होंने पेपर देखे होंगे यूके SSS के, खासकर वो फंसाने वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं, जहाँ पर कंफ्यूज होता है। नेक्स्ट है, प्रदेश के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले घटते क्रम में। अब ये रिकॉर्डेड वन है। रिकॉर्डेड वन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सर्वाधिक वन, जैसे कि मैंने बताया 18.99% उत्तरकाशी में है। तो पहला हो जाएगा उत्तरकाशी, दूसरा पिथौरागढ़, तीसरा चमोली और चौथा पौड़ी हो जाएगा। यानी कि आगे वाले 4 उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी, ये इतने जो आगे वाले 4 हैं ये घटते क्रम में हो जाएंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तरकाशी में है, उसके बाद पिथौरागढ़, फिर चमोली और पौड़ी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पौड़ी में सबसे ज़्यादा है, और रिकॉर्डेड वन कहाँ है, तो वो उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, प्रदेश के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। जो बात यहाँ बोली है घटते क्रम में, वही बात यहाँ पे बढ़ते क्रम में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हरिद्वार में सबसे कम है, जहाँ पर हमने 1.90% पढ़ा था अभी। उसके बाद उधम सिंह नगर है, फिर बागेश्वर है और चंपावत है, ये बढ़ते क्रम में है। कौन से वन है, रिकॉर्डेड वन है या अभिलिखित वन है। जबकि ओवरऑल हमने अभी पढ़ा था उधम सिंह नगर में सबसे कम है ना। नेक्स्ट है, जिले के कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक प्रतिशत अभिलिखित वन क्षेत्र वाले 4 जिले घटते क्रम में। अब जिले के परसेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए, यानी कि प्रत्येक जिले में उसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कितने क्षेत्रफल पर वन है। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो रुद्रप्रयाग में है, उसके बाद उत्तरकाशी, फिर टिहरी, फिर पिथौरागढ़। ये भी आपको याद रखना है, घटते क्रम में है। और कौन से वन है, रिकॉर्डेड वन है, अभिलिखित वन है। जबकि वन विभाग के अधीन सबसे ज़्यादा कहाँ है परसेंट में, तो चंपावत में है। और रिकॉर्डेड वन में देखा जाए तो रुद्रप्रयाग में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उत्तरकाशी, फिर टिहरी, फिर पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले के कुल क्षेत्रफल में सबसे कम प्रतिशत अभिलिखित वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। अब यही चीज़ अपोजिट में बोल दी है, अब बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे पहले वो आएगा जहाँ पर सबसे कम अभिलिखित वन है। तो सबसे कम अभिलिखित वन जैसे कि अभी पढ़ा था हरिद्वार में है 1.90%, फिर उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चमोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कुल अभिलिखित वन का गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में भाग है। गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में लगभग 63% रिकॉर्डेड वन है और कुमाऊं में 37% रिकॉर्डेड या अभिलिखित वन है।
नेक्स्ट है सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदी घाटियाँ कौन सी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है या नोट्स बनाने हैं। सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदी घाटियाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा वन भूमि टोंस नदी घाटी में है जहाँ पर 76.6% वन पाए जाते हैं। फिर दूसरी है कोसी नदी, तीसरी है यमुना और चौथी है काली नदी। जो काली नदी है भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, काली नदी ये चौथे नंबर पे आएगी। नेक्स्ट है प्रदेश में 441 ऐसे वन हैं जिन्हें धार्मिक मान्यता के कारण किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाती है, उन्हें कहा जाता है तो उन्हें देवन कहा जाता है। बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिसकी लोग पूजा करते हैं। नेक्स्ट है राज्य के 441 देववनों में से सर्वाधिक 140 देववन कहाँ स्थित हैं, तो पिथौरागढ़ जिले में सर्वाधिक देववन है, यानी कि जो देवताओं को समर्पित हैं, तो सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में है 140। नेक्स्ट है राज्य में पौधरोपण नीति जो कि देश में पहली बार अपनाई गई थी, लागू की गई। तो राज्य में पौधरोपण नीति 6 जून 2006 को लागू की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। राज्य में पौधरोपण नीति 6 जून 2006। नेक्स्ट है वानिकी कार्यों के संपादन हेतु सोसाइटी मोड में कैंपा परियोजना गठित की गई। तो कैंपा परियोजना कब की है, तो 2010-11 की है और किस लिए है, वानिकी कार्यों के लिए, कि वनों से संबंधित जो कार्य है उनको संपन्न कराने के लिए कैंपा परियोजना चलाएगी 2010-11 से। नेक्स्ट है हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना संचालित है, तो ये 2015-16 से संचालित है, हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना। नेक्स्ट है प्रदेश में हरेला पर्व जो कि 16 जुलाई को हाल ही में मनाया भी गया था। पर पौध वितरण कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है, तो हरेला पर्व पर अब परंपरा बन चुकी है कि पेड़ रोपे जाएंगे, पौधे रोपे जाएंगे। तो ये कार्यक्रम 2017-18 से चलाया गया था, तो 2017-18 से। नेक्स्ट है विद्यालयी छात्रों द्वारा श्रीदेव सुमन की याद में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है। तो 25 जुलाई उत्तराखंड में वृक्षारोपण मनाया जाता है श्रीदेव सुमन के पुण्यतिथि पर, क्योंकि 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन शहीद होते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है जेल के अंदर 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद, ये आप लोग जानते होंगे। तो इन्हीं की पुण्यतिथि में वृक्षारोपण प्रतिवर्ष 25 जुलाई को स्कूलों में मनाया जाता है। स्कूलों में आप लोगों ने भी पेड़ लगाए होंगे इन्हीं की पुण्यतिथि पर। नेक्स्ट है राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने, वनीकरण करने व वनों की सुरक्षा हेतु इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया। तो जो इको टास्क फोर्स है इसका गठन क्यों किया गया, वनीकरण करने के लिए है, यानी कि वनों को लगाने के लिए है, उनको बचाने के लिए है। तो 2008-9 में इको टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसमें केवल भूतपूर्व सैनिक ही शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अग्नि की दृष्टि से राज्य के कुल वन में से 0.2% अति संवेदनशील, 3.12% उच्च संवेदनशील, 16.75% अधिक संवेदनशील, 24.22% मध्य संवेदनशील हैं, जबकि 55.71% कम संवेदनशील है। सबसे कम संवेदनशील कितने हैं, तो 55.71% कम संवेदनशील है। नेक्स्ट है राज्य में वनाग्नि काल माना जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में वनों में आग लगने का जो समय है वनाग्नि काल 15 फरवरी से 15 जून के मध्य है ना, जिसको रूढ़िया खरसाऊ कहते हैं। रूढ़िया खरसाऊ जो ऋतु होती है तो उसी समय सबसे ज़्यादा आग लगती है। नेक्स्ट है 2007 से अब तक सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन जलने वाला वर्ष रहा है। तो 2007 से अगर देखें तो सर्वाधिक वन जलने वाला वर्ष रहा है 2016, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आग लगी थी और वन जले थे, तो 2016। नेक्स्ट है प्रदेश में वनाग्नि पर शीघ्र नियंत्रण हेतु स्थापित क्रू स्टेशनों की संख्या है। तो वनों में लगी हुई आग को नियंत्रित करने के लिए क्रू स्टेशन बनाए गए हैं जिनकी संख्या 1438 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1438। नेक्स्ट है देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो देश का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में जो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून है इसकी स्थापना होती है। और कौन करते हैं ये भी आपको याद रखना है, डिट्रिच ब्रेंडिस। डिट्रिच ब्रेंडिस ये आपको याद रखना है, डिट्रिच ब्रेंडिस। देखिए फ्रेंड, जो एफआरआई का गेट है उस गेट का नाम है ब्रेंडिस गेट, जहां से एंट्री मिलती है, और ये देहरादून में स्थित है। और बाद में 1906 में इस फॉरेस्ट स्कूल का नाम क्या होता है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो FRI की स्थापना कब हुई है, तो 1906 में हुई है। जबकि FRI के अंदर जो पहला वन महाविद्यालय था उसकी स्थापना 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून नाम से डिट्रिच ब्रेंडिस ने की थी, जो जर्मनी के
वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद इसका नाम हो गया, तो स्वतंत्रता के बाद इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में दिया गया था। जो वन महाविद्यालय है इसको विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में दिया गया। तो फ्रेंड्स ये थे वनों से संबंधित जो तथ्य है, ये रिपोर्ट खासकर आपको याद रखनी है। किस जिले में सर्वाधिक वन है, किस में परसेंट में कम है, किस में परसेंट में अधिक है, किस में वन विभाग के अधीन कितने हैं, और जो वन विभाग के अधीन, वन पंचायतों के अधीन या फिर राजस्व विभाग के अधीन कितने कितने परसेंट वन है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट है अब हम पढ़ेंगे बुग्याल। पहला पॉइंट है बुग्याल में एल्पाइन घास के मैदानों को कहा जाता है। तो जो एल्पाइन घास के मैदान होते हैं, एल्पाइन घास यानी कि जिस ऊंचाई पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, एल्पाइन वनस्पतियां पाई जाती हैं, खास करके 4000 मीटर 4500 मीटर से ऊपर तो ये घास पाई जाती है। इन्हीं मखमली घास के मैदानों को बुग्याल कहते हैं। तो बुग्याल, प्यार या मीडो या एल्पाइन पास्चर सब एक ही के नाम हैं। तो आपको याद रखना है बुग्याल या प्यार या मीडो या एल्पाइन पास्चर किसके नाम है? तो बुग्याल के नाम है, जो कि एल्पाइन घास के मखमली मैदान होते हैं। नेक्स्ट है राज्य के प्रमुख बुग्याल जो घास के मैदान है। तो प्रमुख बुग्याल कौन कौन से हैं? फूलों की घाटी चमोली में है, ओली बुग्याल चमोली में है, गुरसो, चित्रकांटा, क्वारी तो ये भी चमोली में है, कल्पनाथ, रूपकुंड, बेदनी ये भी चमोली में है तीनों, हरकादून, केदारकांठा तो ये दोनों उत्तरकाशी में स्थित हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़े बुग्याल की बात करें तो ये बेदनी बुग्याल चमोली है। देखिए फ्रेंड, जो बेदनी बुग्याल है इसका नाम बेदनी बुग्याल क्यों पड़ा है? क्योंकि माना जाता है वेदों को इसी बुग्याल के समीप लिखा गया था। जो हमारे वेद पुराण है किस बुग्याल के समीप लिखा गया था? तो बेदनी बुग्याल के समीप लिखा गया था। इसी कारण वेदों का प्रणयन स्थल किस बुग्याल को कहते हैं? तो बेदनी बुग्याल को कहते हैं। नेक्स्ट है भ्यूंडार घाटी में स्थित फूलों की घाटी बुग्याल की खोज 1931 में किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने की थी? तो ये फ्रैंक स्मिथ ने की थी 1931 में। जब ये इस क्षेत्र में आते हैं तो इनके साथ एक व्यक्ति और है, होल्ड्सवर्थ, ये भी आपको याद रखना है। फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्मिथ ने की थी। इनके साथ दूसरे यात्री कौन थे? तो होल्ड्सवर्थ थे, ये इनके साथी थे और ये पर्वतारोहण की खोज में या पर्वतारोहण के लिए इस क्षेत्र में आए थे। अचानक से इस क्षेत्र में जाते हैं तो इनको यहाँ पर बहुत सारे फूल दिखते हैं। तो फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्मिथ ने की है। देखिए फ्रेंड, जो फ्रैंक स्मिथ है वो इंग्लैंड के निवासी थे। 1938 में ये एक पुस्तक लिखते हैं वैली ऑफ फ्लावर। जब ये पुस्तक प्रकाशित होती है तो उसके बाद लोगों को पता चलता है कि उत्तराखंड के अंदर जो चमोली जिला है वहाँ पर ऐसी घाटी है जहाँ पर बहुत सारे फूल पाए जाते हैं, इसलिए कहा गया फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट है फूलों की घाटी नाम स्मिथ के किस पुस्तक के कारण पता चला है? तो वैली ऑफ द फ्लावर के नाम से पता चला है। इनकी पुस्तक थी वैली ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट है फूलों की घाटी में फूल मिलते हैं तो लगभग 500 प्रकार की प्रजाति के यहाँ पर फूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रैंक स्मिथ ने यहाँ लगभग 2500 पुष्पों व वनस्पतियों के एक स्थान पर होने का जिक्र किया है। वे यहाँ से कितने पुष्पों के बीज अपने देश ले गए थे, यानी कि इंग्लैंड ले गए थे? तो 250 बीज यहाँ से अपने देश इंग्लैंड ले गए थे, 250 प्रजाति के पुष्प ले गए थे। नेक्स्ट है फूलों की घाटी में फूलों के खिलने का समय है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय जुलाई के प्रथम हफ्ते से या सप्ताह से अक्टूबर के तृतीय सप्ताह तक, 3rd वीक ऑफ अक्टूबर। कब से? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह से। नेक्स्ट है फूलों की घाटी के लिए खतरा बना वह पौधा जो तेजी से फैल रहा है। तो ये अमेला या नटग्रास के नाम से इसे जाना जाता है या पॉलीगोनम इसको कहते हैं। तो ये इस प्रकार से फैल रहा है, अपनी जो जड़ें हैं उनको जल्दी जल्दी फैला रहा है, जिससे वहाँ के फूल गायब हो रहे हैं या उनको नुकसान पहुँच रहा है, वो ख़त्म हो रहे हैं। नेक्स्ट है चिनाब घाटी जो कि पैनखंडा चमोली में स्थित है। तो ये प्रदेश की है, तो इसको प्रदेश की द्वितीय फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। द्वितीय फूलों की घाटी कौन सी है? तो चिनाब घाटी जो कि पैनखंडा चमोली में स्थित है। नेक्स्ट है जोशीमठ के पास वो कौन सा बुग्याल है जो कि नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणागिरी, नीलकंठ, हाथी, गौरी आदि पर्वतों से घिरा है तथा स्कीइंग के लिए एशिया की
सुंदरतम ढलानों से युक्त है और राज्य सरकार इसको स्कीइंग केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। तो ये कौन सा हो जाएगा? औली बुग्याल है। यहाँ पर हर वर्ष स्कीइंग के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो स्कीइंग के लिए औली जाना जाता है, जो कि राज्य का सबसे लोकप्रिय एडवेंचर गेम है स्कीइंग। ये भी आपको याद रखना है। राज्य का सबसे लोकप्रिय एडवेंचर या साहसिक खेल कौन सा है? तो स्कीइंग है, जो कि औली में खेला जाता है। नेक्स्ट है, किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? तो हिमालय का सबसे सुंदर दर्शन बागजी बुग्याल चमोली से होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है और अपने सुंदर मखमली घासों के लिए प्रसिद्ध है? जैसे कि मैंने बताया है, वेदों का प्रणयन स्थल बेदनी बुग्याल है। यहीं पर वेद लिखे गए हैं, इसी कारण इसका नाम है बेदनी बुग्याल। नेक्स्ट पॉइंट है, किस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है? स्कीइंग की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। तो दयारा बुग्याल उत्तरकाशी, जहाँ पर मक्खन की होली भी खेली जाती है। तो दयारा बुग्याल उत्तरकाशी। अगला है, किस पर्वतारोही द्वारा दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया गया? तो दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर चंद्रप्रभा एतवाल जी लाई है, जिनको माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है। माउंटेन गोट या फिर पहाड़ी बकरी, क्योंकि ये पर्वतारोहण से संबंधित है। जब ये इस क्षेत्र में गई हैं तो इन्होंने इसको फेमस किया है। नेक्स्ट है, किस बुग्याल के पास से भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है? तो ये हरुणता बुग्याल उत्तरकाशी से निकलती है भागीरथी की सहायक इंद्रावती नदी। अगला पॉइंट है, चरथी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो चरथी बुग्याल छिपलाकोट, जो कि पिथौरागढ़ में है, तो उसी के निकट है चरथी बुग्याल। नेक्स्ट है, गुलाबी कांठा बुग्याल स्थित है? तो गुलाबी कांठा हनुमान चट्टी के निकट है, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है, राज्य में ऊंचाई पर स्थित बुग्यालों में जो डोरवा पारंपरिक वस्त्र हैं पहने चरवाहों को कहा जाता है? देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, डोरवा क्या है? तो एक पारंपरिक वस्त्र है। और किसका है? तो भेड़ चरवाहों का है, जो जंगल में चरवाहे होते हैं उनका है। इनको किन किन नामों से जाना जाता है? तो पालसी के नाम से जाना जाता है, वाल्स या फिर बकरवाल या लोड़िया के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ पाथच भी कहते हैं इनको, पाथच। तो ये सारे नाम किसके हैं? तो भेड़ चरवाहों के हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन साझा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे।